मंच पर बैठी हुई रेणुका जी, आपका, पूजा जी का, सबका स्वागत है। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। पारुल जी ने जब मुझे फोन किया कि फरीदाबाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, तो जब हम हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में तस्वीर होती है उस जगह की, और फरीदाबाद की जो तस्वीर हमेशा उभरती थी वो ये है कि इंडस्ट्रियल टाउन है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है इस एरिया का, कांग्रेस ने बसाया। उस इंडस्ट्रियल टाउन से बड़े बड़े कारोबार चलते हैं, और फिर कुछ जमीनी हकीकत सामने आती है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 10 सालों में फरीदाबाद की जो पिक्चर सामने आती है उसमें एक अंडरपास दिखाई देता है जो पानी से भर जाता है, और उसमें बैठे हुए 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। एचडीएफसी के जो एम्प्लॉई, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी जिस तरह से मृत्यु हुई, फरीदाबाद के नाम पर आज वो याद आता है। फरीदाबाद के नाम पर आर्यन मिश्रा याद आते हैं। वो आर्यन मिश्रा जो 17 साल का एक लड़का था, राष्ट्र की राजधानी से 20 किलोमीटर दूर दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या हो जाती है, क्योंकि शक था कि वो किसी और समुदाय का है। तो फरीदाबाद में जब हम आए, मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले आते थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करते थे। आज कूड़े का ढेर है, बहुत सारे आवारा जानवर मुझे दिखे आते हुए, सड़कें टूटी हुई हैं, शाम को लाइट का उचित प्रबंधन नहीं है। तो इन सब चीजों का इलाज क्या है? इन सब चीजों का, ये समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान क्या है? समस्याओं का समाधान सिर्फ समस्याओं का बात करना तो नहीं होता है। समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हर 5 साल पर इस देश में चुनाव होते हैं, जहां पर लोग अपना वोट देते हैं, अपने मनमर्जी की सरकार को चुनते हैं, जिस पर उनको विश्वास होता है उनको सत्ता की चाबी देते हैं, और जिस पर विश्वास नहीं होता है उनको परे बिठा देते हैं। और कुछ ऐसा ही लोकसभा 2024 में भी हुआ। बड़े ढोल ताशे के साथ बताया जाता था 400 पार, और असलियत यह थी कि 240 पहुंचने में लाले पड़ गए। असलियत यह है कि इसी हरियाणा की देवतुल्य जनता ने 5 सीटें बीजेपी की नाक के नीचे से खींचकर बीजेपी को 240 पर बैसाखियों के सहारे लाकर खड़ा कर दिया। और आज फिर से वक्त है, विधानसभा का चुनाव है, फिर से वक्त है बदलाव का। वक्त है फरीदाबाद को वापस उसकी ख्याति दिलाने का, फरीदाबाद की सड़कें बनवाने का, कूड़े उठवाने का, जो जहां पे नाले खुले पड़े उनको भरवाने का। वक्त है कि फरीदाबाद की जनता एक बार फिर से मुखर होकर फरीदाबाद को वो ख्याति दिलाए जिसके लिए ये एनसीआर का शहर जाना जाता था। फरीदाबाद के बाद नोएडा बना, गुड़गांव बना, आज देखिए वो कहां पहुंच गए और फरीदाबाद कहां है। क्यों फरीदाबाद बी ग्रेड रहा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें चुनाव के दौरान ही मिल सकता है। हमारे सामने विजय प्रताप जी जैसे कैंडिडेट हैं हमारे, जो सतत जनता की सेवा में रहते हैं, जिनके परिवार का जनता की सेवा करने का एक लंबा इतिहास है, जो हर वक्त तत्पर रहते हैं कि कैसे वो जनता के सहायक बन सके, चाहे वो कोविड के दौरान हो और उसके बाद। और सामने से एक प्रत्याशी ऐसा है जिसका नाम फरीदाबाद के नगर निगम घोटाले में सबसे ऊपर आता है। सामने से एक वो प्रत्याशी है जिसको टिकट एक अच्छी खासी औरत का 2 बार जीतने के बावजूद टिकट काट कर दिया गया है। तो बीजेपी का असंतोष तो सबको पता है, उनके अंदर की खींचतान भी सबको पता है, लेकिन अब फरीदाबाद को 2 कैंडिडेट्स में चुनाव करना है। एक तरफ अदलखा जी हैं जो फरीदाबाद नगर निगम घोटाले, जिसमें तरह तरह के फर्जी वाउचर्स बनाए गए, करोड़ों का घोटाला कर दिया गया, उसके जनक हैं। और दूसरी तरफ विजय प्रताप जी हैं जो आपसे एक मौका मांग रहे हैं आपकी सेवा का, और इसका निर्णय अब फरीदाबाद को करना है, फरीदाबाद की जनता को करना है। व्यक्ति ऐसा चुनिए जिसको सड़क पर रोककर सवाल पूछ सकिए,
व्यक्ति ऐसा चुनिए जिसको किसी भी टाइम दिन में फोन करके अपनी समस्या बता सकिए और यह विश्वास रहे आपको कि वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और इसीलिए मैं आपके समक्ष विजय प्रताप जी के लिए वोट मांगने आई हूं, आपके माध्यम से जनता से वोट मांगने का काम कर रही हूं। लेकिन क्योंकि हरियाणा में हूं तो हरियाणा की जो एक बड़ी पिक्चर है, हरियाणा की जो एक बड़ी तस्वीर उभर रही है, हरियाणा में और क्या हो रहा है उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। अब हरियाणा में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है। अब हरियाणा में पूछा जा रहा है 65 आ रहे हैं कांग्रेस के या 70+ आ रहे हैं कांग्रेस के, ये आप लोग भी जानते हैं। अब हरियाणा में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि मुकाबला किसके बीच में, सबको पता है मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से यहां पर सरकार बनाने जा रही है। और इसके बहुत सारे कारण हैं, उन बहुत सारे कारणों में असंतोष है बीजेपी के खिलाफ और विश्वास है कांग्रेस पर। मैं थोड़ा सा पिछले 10 साल के बारे में बात करना चाहती हूं, क्योंकि पिछले 10 साल में हरियाणा ने सिर्फ और सिर्फ जंगल राज देखा है। पिछले 10 साल में हरियाणा ने गुरुग्राम से न्यू और फरीदाबाद तक को जलते हुए देखा, फरीदाबाद में दिन दहाड़े हत्या होती हुई देखी। पिछले 10 साल में हरियाणा के युवा को इस कगार पर खड़े होते हुए देखा है कि वो आज मजबूर है इजराइल के युद्ध क्षेत्र जाने के लिए। वो मजबूर है कि जब 5000 सफाई कर्मचारियों की नौकरी निकलती है तो 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट उसमें अप्लाई कर रहे हैं। वो मजबूर है डंकी मारने के लिए। ये हरियाणा की असलियत है आज। हरियाणा की यह असलियत है कि चाहे वो युवा हो, किसान हो, जवान हो या पहलवान हो, हर कोई परेशान है। मैंने युवाओं की त्रासदी आपको बता दी। सवाल पूछना बनता है कि नहीं बनता? युवा बेचारा बेरोजगार खड़ा है, 2 लाख सरकारी पद क्यों खाली है? शिक्षा में, स्वास्थ्य में पद क्यों खाली है? क्यों युवा दर दर की ठोकर खा रहा है? किसान की बात कर लेते हैं। और किसान की जब मैं बात करती हूं तो मेरे जहन में ये 2 तस्वीरें बहुत उभर कर आती हैं। एक किसान अपने हक की बात कर रहा था और उसको उसी के बेटों से लाठियां पिटवाने का काम नरेंद्र मोदी और यहां की खट्टर सरकार ने किया था, बीजेपी की सरकार ने। मेरे जहन में ये तस्वीर आती है